बहुत बहुत शुक्रिया इतनी हौसला अफजाई के लिए आप सबका। और यार चश्मे के साथ बड़ा प्रॉब्लम रहता है चश्मे वालों को। वेल तो जैसा कि बताया अभी सखी शालिनी जी ने कि मैं कहानियाँ बुनती हूँ, और ऐसा नहीं होता है कि अक्सर लोग कहानियाँ कहते वक्त ये कहते हैं कि ये कहानी जो है वो पूरी तरीके से काल्पनिक है, पर आज जो मैं आपको किस्सा सुनाने जा रही हूँ वो काल्पनिक नहीं है, वो मेरे जीवन का एक एक्चुअल किस्सा है, और कहीं ना कहीं आपके जीवन से भी थोड़ा बहुत ताल्लुक तो रखता ही होगा। तो हम औरतें ना एक्चुअली अपने आप को कभी कभी खुद ही मुसीबत में डाल लेते हैं। हम चाहते हैं, अगर हम चाहें तो हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, बट फिर भी ना हम कभी कभी खुद को खुद ही मुसीबत में डाल लेते हैं। तो एक बार हुआ कुछ यूँ ना कि मेरे घर में मेरे कज़न ब्रदर की शादी थी। अब शादी थी तो रात को फंक्शन निपट गया, और सुबह हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई सबको अपने अपने घर जाना है। अब देखिए आप ये समझिए कि मतलब इंडिपेंडेंट होना चाहिए या मिडिल क्लास फैमिली से होना चाहिए। मेरे घर की सारी औरतें वर्किंग हैं, ग्रैंड मदर, मदर, सिस्टर, बड़ी माँ, बुआ, सभी लोग, भाभी, ईच एंड एवरी वन वर्किंग है। कोई भी घर में ऐसा अभी लेडीज़ नहीं है जो नॉट वर्किंग हो। तो हुआ कुछ यूँ कि जल्दी जल्दी हम लोगों ने सबने अपना अपना बैग पैक किया मॉर्निंग में, और इतने में मेरी बुआ किचन से निकल कर बस जा ही रही थी तो मेरी दादी ने पीछे से आवाज़ लगा दिया, और उन्होंने कहा कि सुनो बेटा नाश्ता करके जाना। तो मेरी बुआ ने कहा ठीक है अम्मा। तब तक मेरी दादी नाश्ता लगाने लगी। इतने में मेरे फूफा जी बाहर से चिल्लाए, मेरी बुआ एक्चुअली गवर्नमेंट टीचर है, तो मेरे फूफा जी बाहर से चिल्लाए, अजी सुनती हो? अरे चलोगी भाई, तुम्हारी सरकारी नौकरी है, हमारी नहीं, लेट हो जाएंगे हम। जितनी देर में मेरी दादी ना खाने का प्लेट लेकर के बरामदे तक आ पाती, उतनी देर में ना मेरी बुआ फूफा जी के बुलेट से निकल चुकी थी बहुत दूर। बुआ जाते वक्त घर की तरफ ऐसे देख रही थी कि कब घर उनकी आंखों से ओझल हो गया, शायद उनको एहसास नहीं हुआ उस वक्त। मैं वहाँ से पलटी, मैंने कहा मुझे क्या भाई, ऑफिस पहुँचना है, बायोमेट्री अटेंडेंस छूट जाएगी तो मेरी भी क्लास लग जाएगी। तो मैंने भी फटाक से अपना बैग पैक करना शुरू किया। तभी मेरी नज़र ना टेबल पर पड़ी। टेबल पे एक लंच बॉक्स रखा हुआ था। जब मैंने अपनी दादी से इशारे में पूछा तो उन्होंने भी बताया इशारे में ही कि तेरी बहन का है। तो लंच बॉक्स मेरी कज़न सिस्टर का था, और उसके भी ऑफिस में बायोमेट्री अटेंडेंस लगती है, वो बैंक में है। तो वो जल्दी जल्दी भागते हुए ऑफिस गई होगी और उसका लंच बॉक्स छूट गया होगा। खैर मुझे क्या, मेरे रास्ते में तो पड़ता नहीं है उसका ऑफिस, तो मैं कुछ कर नहीं सकती थी। तो बस मैंने अपना बैग पैक किया और निकलने लगी। इतने में माँ की आवाज़ आई पीछे से, बेटा रुको हम भी चलेंगे। अब चूंकि मैं स्टेशन जा रही थी क्योंकि मुझे लखनऊ आना था और सेकेंड हाफ से ऑफिस ज्वाइन करना था, तो जैसे ही माँ ने आवाज़ लगाई मैं पलटी। उन्होंने कहा मैं भी चलूंगी, तो मैंने कहा चलो भाई बढ़िया बात है, इसी बहाने माँ बेटी थोड़ी बात कर लेंगे। बैठ गए बढ़िया कैब में। मैं पूरी जितनी पार्टी की गॉसिप थी मम्मी ने मुझे बताई, मैंने मम्मी को बताई, मस्त बातें करते हुए माँ बेटी जा रहे थे। तभी अचानक से मम्मी ने पूछा तुमने दवाइयाँ रख ली? एंड आई वाज लाइक शिट, दवा तो छूट गई है। फिर मैंने सोचा यार देखो, अब उस वक्त मेरी सिंपल सी कैलकुलेशन थी, अगर मैं घर वापस जाती ना तो मेरी ट्रेन छूट जाती, और अगर ट्रेन छूट जाती तो वो हाफ डे से ऑफिस छूट जाता, और हाफ डे से ऑफिस छूट जाता तो अटेंडेंस नहीं लगती, और अटेंडेंस नहीं लगती तो सैलरी कट जाती, और सैलरी कटने की बात तो अपनी जगह पर है, मुझे मेरे घूसट मैनेजर की ना बातें सुननी पड़ती वो अलग। तो मैंने सोचा उस आदमी की बातें सुनने से अच्छा है कि मैं अपनी प्यारी सी माँ की दो बातें सुन लूँ। वैसे भी मैं लॉन्ग डिस्टेंस में रहती हूँ उनसे, तो कभी कभी झगड़ा लड़ाइयाँ हो पाती है हमारे बीच। खैर मैं माँ की बातों को सुनते सुनते पहुँची, और तब तक उनका दफ्तर आ गया। माँ उतरी, इतने में मेरी नज़र उनके चेहरे पे पड़ी। इतनी देर से मैं बातें कर रही थी पर मैंने नोटिस ही नहीं किया था। फिर मैंने तुरंत कहा, मैंने कहा माँ आपकी बिंदी। एंड शी इज़ लाइक ओह शिट, बिंदी लगाना तो मैं भूल गई बेटा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं रीमा आंटी से लेके लगा लूँगी। वैसे रीमा आंटी मेरी मम्मी की बहुत अच्छी दोस्त है, पर कभी कभी मेरे घर में होने वाले कलेश का कारण भी बन जाती है। खैर वो एक दूसरी स्टोरी है, वो मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगी। तो बस फिर क्या था, माँ दफ्तर चली गई और मैं स्टेशन आई, जल्दी जल्दी से अपना सारा सामान सेट किया, सीट पर बैठ गई, हेडफोन लगाया और लखनऊ के लिए रवाना हो ली। थोड़ी दूर सफ़र कटा, फिर मैंने देखा ट्रेन में कुछ औरतें गाना बजाना कर रही थी, तो मैंने हेडफोन हटाया और वो बहुत प्यारा गाना गा रही थी। मैंने वो गाना एंजॉय किया और मैंने एनालिसिस किया कि यही उनकी रोजी रोटी है, उनको लोग इससे पैसे दे रहे थे। खैर मेरा स्टॉपेज आ गया, मैं उतरी। अब देखिए मैं गोमती नगर स्टेशन पर उतरी तो वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो मैंने देखा वहाँ पे दो औरतें, दोनों के पास छोटे बच्चे, एक ने पीठ पे बच्चे को बांध रखा था और एक ने आगे,
और दोनों ही बहुत कंफर्टेबली अपना काम कर रही थी। अब मैंने सोचा यहाँ एक ट्रॉली नहीं ढोई जा रही है, कैसे ये लोग इतना कर लेते हैं। यही सब सोचते सोचते जैसे तैसे मैं अपने ऑफिस को निकल गई। ऑफिस पहुंची तो वहाँ पर मेरी एक कलीग थी, मतलब मेरी कलीग क्या कह लीजिए, वो दूसरे डिपार्टमेंट में, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, मैं सेल्स डिपार्टमेंट में हूँ। तो मैंने उनसे इशारे में पूछा क्या हुआ, क्योंकि वो बहुत उदास थी। तो उन्होंने बहुत धीरे से कहा कुछ नहीं। पता है इनकी इस कुछ नहीं में ना बहुत कुछ था। खैर चूँकि मैं भाग कर आई थी तो अटेंडेंस चेक करना तो बनता है, तो मैं एचआर के पास गई। मैंने उससे पूछा भाई अटेंडेंस लग गई कि नहीं लगी है, सैलरी वैलरी काटोगे। तभी बात में पता चला कि वो जो मेरी कलीग है जो उदास बैठी थी, एक्चुअली उनको पीरियड्स आए हुए थे। और क्या है कि उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, तो पीरियड्स काफ़ी टाइम बाद आए थे, तो बहुत क्रैम्प्स हो रहे थे, इसलिए वो बहुत अपसेट थी। अब चूंकि वो मंडे था और मंथ एंड का मंडे था और आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट से और छुट्टी की कल्पना कर लें, ये तो असंभव है। खैर मैंने एक गर्म पानी का ग्लास लिया और उनकी टेबल पे जाके रख दिया। उन्होंने 2 घूंट पानी पिया, मेरी तरफ देखा और बस मैं अपनी सीट पर चली गई। फिर मेरा काम में मन न लगा। मैं सारे वक्त बस यही सोच रही थी कि क्या ये पॉसिबल नहीं है कि उनका कोई कलीग उनके पास आकर के कहे कि यार जा तू रेस्ट कर ले, तेरा काम मैं कर देता हूँ। क्या ये पॉसिबल नहीं कि एक लेडी एचआर आकर के ये कह दे कि यार सुनो ऐसा है, तुम्हारी टीममेट की तबीयत नहीं सही है, आज वो घर जा रही है, तुम सब मिलकर उसका काम कर दो। क्या ये पॉसिबल नहीं है कि मंथ एंड में भी छुट्टी ली जा सके इन चीज़ों के लिए? खैर मेरे सवालों का जवाब देने के लिए कोई था भी नहीं और मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं किसी से जाके ये सवाल कर सकूं। तो मैं निकल ली घर के लिए। यूजुअली तो मैं अपने व्हीकल से ऑफिस जाती हूँ, पर चूंकि उस दिन मैं डायरेक्ट घर से आई थी तो मुझे ऑटो लेनी पड़ी। अब इसे आप इत्तेफाक कहिए या जो कहिए, उस दिन मैंने पहली बार देखा कि कोई लेडीज ऑटो चला रही है। मैं पूरे रास्ते उनका काम करने का तरीका, बात करने का तरीका देखते हुए आ रही थी, तभी मेरी डेस्टिनेशन आ गई। मैं रूम में आई तो मैंने देखा ताला लगा हुआ है, तो मैं गई अपनी मकान मालकिन के पास। तो उन्होंने बताया कि अभी रूममेट नहीं आई है तुम्हारी। उन्होंने कहा अंदर आके बैठ जाओ। अब यकीन मानिए मैं उस औरत को 1% पसंद नहीं करती हूँ, अंदर आके बैठना तो बहुत बड़ी बात थी, लेकिन खैर मजबूरी में, क्योंकि मैं भी बहुत थकी हुई थी, तो मैं जाकर बैठ गई। तो मैंने देखा आंटी के हाथ में कॉफ़ी थी और उन्होंने मुझे ऑफर की, बेटा कॉफ़ी। हमने कहा नहीं आंटी। अरे साफ है पी लो। नहीं आंटी थैंक यू, ओके। अभी वो ना अपनी कॉफ़ी की एक सिप लेने ही वाली थी कि इतने में अंदर से उनकी सास की आवाज़ आई और उन्होंने वो कॉफ़ी मग वहीं टेबल पर रख दिया और वो चली गई। अब वो चली गई तो उतने में 2-4 मिनट के बाद उधर से अंकल आए अपनी कॉफ़ी पीते हुए, और उन्होंने अपनी कॉफ़ी का आखिरी घुट पिया और टेबल पे रख दिया उस कॉफ़ी मग को। वहीं आंटी का भी कॉफ़ी मग रखा हुआ था जो कि कॉफ़ी से भरा हुआ था। उन्होंने न्यूज़पेपर उठाया और बड़बड़ाते हुए बोले 2 बार पढ़ चुका हूँ पूरे न्यूज़पेपर को, इसमें पढ़ने जैसा आजकल कुछ नहीं है। और मेरा ना ध्यान उनकी बातों पे था ही नहीं, मेरा ध्यान उस कॉफ़ी मग पे था। पता नहीं क्यों मेरी नज़र ही नहीं हट रही थी उस पे से। मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या ये पॉसिबल नहीं है कि अंकल आंटी से ये कहें कि लाओ मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना देता हूँ। क्या ये पॉसिबल नहीं है कि अंकल आंटी से ये कहें कि अच्छा सुनो छोड़ो, माँ का काम मैं कर देता हूँ, तुम अपनी कॉफ़ी ख़त्म कर लो। अभी मैं इन सवालों से जूझ ही रही थी कि तभी आंटी आई, उन्होंने कॉफ़ी मग उठाया और सामने ले जा करके सिंक में उड़ेल दिया और कप को धुल के रख दिया। और तब मुझे एहसास हुआ कि क्या ये पॉसिबल नहीं है कि आंटी खुद अपने लिए 1 कप कॉफ़ी और बना ले? क्या हम खुद को इतना भी वक्त नहीं दे सकते? खैर अभी मैं ये सब सोच ही रही थी कि इतने में मेरे रूममेट की आवाज़ आ गई और मुझे लगा कि बस अब बिस्तर मिल जाए और मैं सो जाऊँ, मैं बहुत थकी हुई हूँ। मैं ऊपर पहुँची, अपने रूम में बैठी, और आपको पता है मैं ना जब भी परेशान होती हूँ तो बस आलती पालती मार के बैठती हूँ और ब्रीथ आउट ब्रीथ इन करने लगती हूँ, तो मेरी सारी जितनी ओवर थिंकिंग है ना सब खत्म हो जाती है। तो उस दिन भी मैंने यही किया, मैं आलती पालती मार के बैठी और जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की ना, पता है सब कुछ उल्टा पड़ गया। मैंने आंखें बंद की, मैंने जैसे ही सांस अंदर ली और बाहर छोड़ी, इतने में मेरी माँ का चेहरा मेरे सामने आ गया जिसके माथे पे बिंदी नहीं थी। इतने में मेरी बुआ का चेहरा सामने आ गया जो घर की तरफ देखते हुए निकल गई थी। इतने में मेरी बहन का वो लंच बॉक्स मेरी नज़रों में घूमने लगा। इतने में मेरी दादी हाथ में जो खाने की प्लेट लेके खड़ी थी वो नज़र आने लगी। इतने में वो ट्रेन की वो 2 औरतें जो मेहनत से गाना गा रही थी और स्टेशन पे वो 2 औरतें जो काम कर रही थी वो नज़र आने लगी। मेरी कलीग का चेहरा, उस ऑटो ड्राइवर आंटी का चेहरा और वो 2 कॉफ़ी मग जहन से उतर ही नहीं रहे थे। और जैसे ही मैंने अपनी पीठ सीधी की तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं भी तो अपनी दवा घर भूल गई हूँ। खैर
की आवाज़ आई, सुन कॉफ़ी पिएगी? मैंने कहा हाँ यार बना दे। तो उसने कॉफ़ी बनाना शुरू किया और मैंने सोचा लाओ फटाक से बैग अनपैक कर देते हैं, कल सुबह ऑफिस भी तो निकलना है फिर से। तभी मैं क्या देखती हूँ कि मेरा फ़ोन बजता है। मैंने फ़ोन उठाया, उधर से आवाज़ आई, हेलो। मैंने कहा हाँ बोलिए। माँ बता रही थी कि तुम अपनी दवा भूल गई हो। मैंने कहा हाँ अरे यार वो ना एक्चुअली जल्दी जल्दी में छूट गया, बट देखिए आप परेशान मत होइए, मैं सुबह केमिस्ट से ले लूँगी जाके। अच्छा कैसे लोगी दवा केमिस्ट से? कैसे का क्या मतलब है भाई, जाऊँगी उसको पैसा दूंगी दवाई लूँगी और कैसे? पर्ची है तुम्हारे पास? पर्ची तो उसी दवाई में थी, वो तो घर छूट गई। तो फिर कैसे लाओगी दवा? अच्छा कोई बात नहीं, मैं मम्मी से मंगा लूँगी, अभी आप मेरा दिमाग मत खराब करिए, रखिए फ़ोन मैं रख रही हूँ। अच्छा सुनो। हाँ बोलिए। ऐसा है मैंने पर्ची मंगा ली थी, मैं दवा ले आया हूँ, नीचे आओ, तुम्हारे पीजी के बाहर खड़ा हूँ। यकीन मानिए मैं अपनी पीजी की सीढ़ियाँ इससे पहले इतनी तेज़ी से कभी नहीं उतरी थी। मैं उस दिन दौड़ कर नीचे गई और जाते ही मैंने सामने वाले को कस के गले लगा लिया और उन्होंने यूं झटक दिया, अरे क्या कर रही हो, कोई देख लेगा यार। उन्हें लगा कि मैं उन्हें इसलिए इतनी तेज़ी से गले लगा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत दिन बाद घर से आकर उनसे ऐसे मिली हूँ। पर सच तो ये था कि वो दवाई लेकर आना ही मेरे लिए इतना स्पेशल हो गया था जो वो समझ नहीं सकते थे। खैर फिर भी मैंने दवाई ली, उनकी आंखों में आंखें डाला और उनको कहा थैंक यू, और उनको वो थैंक यू उस दिन बहुत नॉर्मल लगा होगा, पर यकीन मानिए मेरे लिए वो थैंक यू नॉर्मल नहीं था उस दिन। खैर मैं ऊपर गई और जाते ही मुझे गर्मा गर्म कॉफ़ी मिली। मैंने अपनी रूममेट से कहा थैंक यू, तो वो एकदम से पिलक के बोली, ओह थैंक यू अपने पास रख, सिंक में बर्तन पड़े हैं, चाय पियो और बर्तन धुल, खाना भी बनाना है। मैंने कहा ठीक है। मैंने दोबारा थैंक यू कहा उसको, क्योंकि चाय पीने के बाद जो थकान उतरी, कॉफ़ी पीने के बाद जो थकान उतरी थी ना, उसके लिए एक थैंक यू तो बनता ही था। खैर हमने अपना सारा काम निपटाया और उसके बाद से मैंने अपना बैग अनपैक करना शुरू किया। तो मैं क्या देखती हूँ कि बैग में ढेर सारे ड्राई फ्रूट और थोड़ी सी मठरियाँ रखी हैं और नोट्स में लिखा है अकेले खाना ड्राई फ्रूट्स और मठरियाँ बांट देना। मैं समझ गई ये बड़ी माँ का काम है। एक्चुअली जो मेरी बड़ी माँ है ना वो बहुत हेल्थ कॉन्शियस रहती हैं, तो वो हमारा भी ऐसे ही ख्याल रखती हैं। खैर मेरा जी तो चाहा कि मैं फ़ोन करूँ और अपनी बड़ी माँ से कहूँ कि थैंक यू, लेकिन समय ज़्यादा हो चुका था और जैसा कि इन्हें बताया वो हेल्थ कॉन्शियस है तो वो जल्दी सोती हैं और सुबह जल्दी उठती हैं। खैर कोई नहीं, मैंने अपनी कमर सीधी की और मैं बिस्तर पे लेटी और बादल को कंसीडर करके मैंने अपने छत को देखते हुए कहा कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच कि मेरे पास इतने अच्छे लोग हैं जो मेरा इतना ख्याल रखते हैं। और ना मेरी कहानी सुनाने का सार आप सब लोगों से बस इतना ही है ना कि आप भी अपने आसपास हर इंसान का ख्याल रखें। इट डजंट मैटर कि वो लेडीज है कि जेंट्स है, वो बूढ़ा है कि जवान है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू सो मच।